जो भी आप सेक्शन या रूल बोलेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स मिल सकते। तो ये चीज़ है सर। और इसके अलावा भी मैंने कुछ एक्सेल फाइल मेंटेन किए हैं। तो शुरू कोरोना ने बहुत कुछ किया इन लोगों के साथ। ये घर आए और इनके फादर का 1980 से प्रैक्टिस है ना टैक्स का। इट्स सर 86। 86 से प्रैक्टिस है, अब 1986 से तो इनको टैक्सेशन में मन लग गया, तो इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के टैक्सेशन करने लगे। और आदित्य जी हैं जो उन्होंने बताया था कि आईजीएसटी का क्रेडिट आप ले सकते हैं बिकॉज वो स्टेट को कभी फ्लो हुआ ही नहीं। अब देखिए, मैंने आपको बार बार ये कहा था कि नॉलेज कहीं से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। यू हैव टू बी वेरी हम्बल पोलाइट टू एक्सेप्ट दैट नॉलेज। और फिर उसके उस नॉलेज के बेसिस पे हमने एक वीडियो बनाया भी था। अब आदित्य ने क्या किया है, आदित्य ने इतना, क्योंकि इंजीनियर का माइंड है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, तो इन्होंने एक गूगल ड्राइव बनाई। गूगल ड्राइव में बहुत सारे जितने भी अमेंडमेंट्स ये सब आए वो सब लिखे, वो सब डाउनलोड किए, बहुत सुंदर ढंग से अरेंज किए हुए हैं। एक्सेल शीट्स बनाए हुए हैं जिसमें भी बहुत कुछ उसने लिखा है। और काफी अच्छे से वो यूज कर रहा है कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप एक आपका जब टैक्स का बैकग्राउंड नहीं होता तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सब चीज, बहुत ओके, बहुत सारी चीजों का। तो वो सारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है आदित्य का। तो आदित्य, आई थिंक यू कैन स्टार्ट। और यू प्रेजेंटेशन, ये एक्सेल शीट दिखलाएंगे, गूगल ड्राइव दिखलाएंगे, और देखते हैं हम लोग इनसे क्या सवाल कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग को हेल्प होगी। यस आदित्य, वेलकम अगेन, थैंक यू सो मच, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच सर, यू हैव बीन वेरी काइंड। सो शैल आई स्टार्ट सर? यस यस प्लीज। तो जैसा कि सर ने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, आई थिंक ये एक एक्सेल फाइल है। इतना भी एडवांस नहीं है जितना सर ने मेरे लिए बोला, बट यूटिलिटी एस्पेक्ट से मेरे लिए यूज़फुल है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद सर, एंड ही हैज़ बीन वेरी काइंड कि मेरे लिए ऐसा इंट्रोडक्शन दे के सर ने आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हो सकता है बढ़ा दी हो। आई एम नॉट श्योर ये कितना आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, बट लेट्स स्टार्ट। तो ये एक्सेल फाइल जो है, दिस आई हैव बीन मेंटेनिंग सिंस इंसेप्शन, आई वुड से सिंस जुलाई 17। तो इसको बनाने के पीछे, इसको स्टार्ट करने के पीछे आइडिया ये था कि इन द वेरी स्टार्टिंग आई समवेयर एंटिसिपेटेड कि बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, एंड यू आर नथिंग इन जीएसटी एज अ प्रोफेशनल इफ यू डोंट फॉलो द अपडेट्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट द 170 ऑड सेक्शंस एंड रूल्स, 160 ऑड रूल्स। हमें प्रेस रिलीज, जीएसटी एडवाइजरीज, नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस में भी फिर सेंट्रल टैक्स रेट, ऐसे सब कुछ चीज़ों को पढ़ते रहना होता है। जैसा कि सर काफ़ी अच्छे से चैनल पे भी सबके साथ रीड करते हैं और अपडेट्स को फॉलो करते हैं। तो वहाँ से आई गॉट एन आइडिया, आई वुड से, कि आई शैल ट्राई टू कंपाइल इट इन सम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस वर्कबुक। तो एक्सेल में करने के पीछे आइडिया है कि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इट्स क्वाइट इजी टू चार्टर थ्रू दी एक्सेल शीट्स। तो ये मैंने इसमें सबसे पहला शीट बनाया, विच इज़ नथिंग बट जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दी अपडेट्स, जिसके अंदर देर आर टोटल 4 कॉलम्स। जिसमें पहले मैंने कितने टाइप्स ऑफ अपडेट्स जीएसटी में आते हैं, इसमें सारे टाइप ऑफ अपडेट्स नहीं, लाइक आईजीएसटी वाले मैंने स्किप किए हुए हैं बिकॉज यूजुअली वो सेम ही होते हैं टू लाइक सीजीएसटी, कुछ एक्सेप्शन सेक्शंस और रूल्स को छोड़ के। तो मैंने इसके अंदर सीजीएसटी के नोटिफिकेशंस, उनके रेट नोटिफिकेशंस, देन कॉरिगेंडम्स, और फिर अपना प्रेस रिलीज, जीएसटी एडवाइजरी सर्कुलर्स, ये सब चीज़ों का मैंने उसके अंदर लिया हुआ है। नेक्स्ट, रेफरेंस लिया है कि भाई वो कौन से, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, सो दैट इट्स इजी टू फाइंड आउट। फिर उसका डेट और उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन यूजुअली वही रहता है जो सीबीआईसी की वेबसाइट पे जिस नेम से वो इशू होते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को मार्क कर लूँ जो उस नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे कि एकदम देख के क्लिक हो जाए कि नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड है या ये अपडेट किससे रिलेटेड। और इसी के साथ मैंने अपनी ड्राइव में भी उन चीज़ों को सेव किया हुआ है इन पीडीएफ फॉर्म, जिससे कि मुझे ऑनलाइन जाके उसको ना देखना पड़े, बट जस्ट वो रिस्पेक्टिव फोल्डर में जाके मुझे वहाँ पे वो अपडेट मिल जाए इस तरीके से। और मैंने इसमें उसको नंबर वाइज टाइम सेव नजर किया नहीं हुआ आ है। रहा आदित्य।
ओके, अभी विजिबल है अब क्या? आया, अब आया अब। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपनी ड्राइव में ये सारी चीज़ें सेव की हुई हैं। हालांकि दीज ऑल फाइल्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन सीबीआईसी वेबसाइट, बट रियल टाइम हमें ऑफलाइन अगर हम कहीं पे बैठे हैं, लेट्स से हम कहीं डिपार्टमेंट में हैं या हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो मैंने उन सब फाइल्स को भी सेव किया हुआ है। ठीक है, इस ओके। तरीके से मैंने लिंक किया हुआ है एक्सेल फाइल को अपने ड्राइव से। नेक्स्ट इज, ये यहीं तक सीमित नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू बी अपडेटेड। तो इसके बाद मैंने एक सेकंड शीट भी मेंटेन किया, जिसमें मुझे थोड़ा मेहनत भी लगा इनिशियली, और फिर मैं इसको ऑन रेगुलर बेसिस अपडेट करता रहता हूँ। तो नाउ इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेंटेन, बट यस इनिशियली इट वाज अ चैलेंज। इसके अंदर, यस इसके अंदर मैंने कुछ एडिशनल कॉलम्स भी डाले हैं, लाइक नहीं, नजर नहीं एक्टिविटीज एंड। आता आदित्य, एक्सेल शीट है, मुझे लग रहा है कि जो शेयरिंग वाला पार्ट है, जो शेयर जी सर। करते हो उसमें है ना, एडवांस ऑप्शन में जाके, ओके, एडवांस राइट। हाँ उसमें देखो एक बॉक्स आएगा, थर्ड बॉक्स। पोर्शन ऑफ स्क्रीन। हाँ हाँ, ये वाला पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, यस। अब उसमें जो ग्रीन बाउंड्री है उसको बड़ा कर दो, लेफ्ट एंड राइट जो दिखलाना चाहते हो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ अब ठीक है, यस, अब सारा नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सेल फाइल है, इसके अंदर मैंने जो शीट, पहला शीट डिस्कस किया, और सेकंड शीट में क्या किया है कि एडिशनल 3 कॉलम्स और लिए हैं, जिसमें वो नोटिफिकेशन कौन सी डेट से एप्लीकेबल है विथ इफेक्टिव फ्रॉम। फिर एक सब्जेक्ट का ले लिया है कि चूंकि जीएसटी में एवरीबडी नो देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स, ब्रॉडली चैप्टर्स में है, देन फिर वी मूव टू सेक्शंस एंड, तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में मैंने लिया है। और फिर उसका रेलेवेंट सेक्शन रूल फॉर्म क्या है उस पर्टिकुलर अपडेट का। अब ऐसा भी होता है सिंगल अपडेट में देर आर मल्टीपल अमेंडमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शंस रूल्स और फॉर्म्स, तो फिर वो एक ही अपडेट को मल्टीपल टाइम्स फिर यहाँ पे ऐड किया हुआ है और रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो जैसे कि ये सब्जेक्ट वाले हमारे ऑप्शंस हो गए थे, इसके अंदर अकाउंट्स, एडवांस रूलिंग्स, एनुअल ऑडिट्स, एंटी प्रॉफिटिंग। अब इसमें कुछ थोड़े चैप्टर्स मैंने एडिशनली भी डाले हैं टू बी स्पेसिफिक अबाउट द अपडेट। उसे एनुअल एंड ऑडिट का कोई एक सेपरेट चैप्टर नहीं है लॉ में, बट क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन अपडेट्स का, बीइंग अ प्रोफेशनल इनटू कंप्लायंस, तो मैंने वो चैप्टर को सेग्रीगेट अलग से किया है, जस्ट स्मॉल कस्टमाइजेशन आई वुड से। और इस तरीके से ये सारे मैंने इसके अंदर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, तो उनको सेपरेटली लिया हुआ है। फिर इंटरेस्ट हो गया, जॉब वर्क, आईटीसी, तो कुछ छोटे मोटे एडिशनल चैप्टर्स भी इसमें डाले हैं। मतलब इफ एनीवन इज ट्राइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट चैप्टर्स, तो ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे आरसीएम है, तो एक बहुत ही, इट इज अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर, बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, तो मैंने फिर उसको सेपरेटली लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर देन फिर वी हैव सेक्शंस एंड रूल्स, तो उसमें ऐसे उसको मैंने प्रीफिक्स दिया हुआ है कि एफ मींस फॉर्म्स, आर से हाँ, रूल्स रहेगा और एस से सेक्शंस रहेंगे। इस तरीके से ये सारा मैंने इसके अंदर 3 एडिशनल कॉलम्स लिए हैं। तो ये मेरे लिए आई हैव फाउंड कि इट्स क्वाइट यूजफुल, कि जब कोई भी हमें लेट से कोई नोटिस आता है और वो इंटरेस्ट को लेके कुछ वो बोल रहे हैं कि हमें इतना इंटरेस्ट पे करना है। अब कोविड में कुछ रिलैक्सेशंस आए थे, एवरीबडी नोज कि इंटरेस्ट के लिए देयर वर रिलैक्सेशंस। तो अब या तो मैं कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे कि मैं टैक्स मैनेजमेंट इंडिया यूज करता हूँ, तो वहां पे जाके हम लॉग इन करें, सेक्शन 50 में जाएं और वहां पे देखें उसका ट्रेल, क्या रिलैक्सेशंस थे, क्या अपडेट्स थे, या उस रेलेवेंट रूल में जाके हम देखें। बट वो इसलिए थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, एज ऑलरेडी आई ऑलरेडी स्पोक विद सर, कि हमारे लिए वहां पे उन्होंने ऐसा समराइज नहीं करके दिया हुआ होता है। वो उसका पहले कैसे पढ़ते थे उस सेक्शन को, ऐसा लिख देते हैं कि बिफोर दिस डेट दिस सेक्शन वाज रेड लाइक दिस, या फिर उसमें कोई अपडेट रहता है तो उसको लीगल टर्म्स में, बैरक टर्म्स में वो लोग लिखते हैं। बट वो इसलिए मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं समझा जा सकता, बट इट माइट टेक सम टाइम, राइट। तो ऐसे वो लोग लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड वाइट दिस फाइनेंस एक्ट और बिफोर दिस इट वाज रेड एज दिस। अब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि इसको डिकोड करना मुश्किल है, बीइंग अ प्रोफेशनल एवरीवन नोज हाउ टू रीड द लॉ, कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ को समय लग सकता है, बट
उसको डिकोड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। दैट्स द ओनली आइडिया बिहाइंड प्रिपेयरिंग दिस शीट। तो मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, अमेंडमेंट में क्या आया है उसका क्रक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। स्ट्रिक्टली सब कुछ मेरा ही इंटरप्रिटेशन नहीं है। इवन आई एम नोविस प्रोफेशनल, तो मुझे भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। जैसे सर के वीडियोस देखते हैं, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, और उसको फिर मैं जो समझता हूँ या लिख लेता हूँ, या अगर मुझे लिखने में प्रॉब्लम होता है तो वो जो बोलते हैं वही ऐसा कैसा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सेकंड थिंग, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे अपडेट्स इसमें क्या लिखा है सब याद है। इसका पर्पज ही है ही नहीं। इट्स बेसिकली अ लेमैन रिपोजिटरी फॉर द प्रोफेशनल, की कोई भी उसको देखना चाहे पास्ट में जाके कि क्या अपडेट आया था, तो इट्स वेरी इजी कि अच्छा ठीक है ये आया था। और फिर इसको पढ़ के भी कुछ अगर लगता है कि नहीं यार इसमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, देर इज समथिंग मोर इन इट, तो फिर यू कैन रिफर द रेलेवेंट नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे लिखा ही है कि हमें जैसे ये वाले नोटिफिकेशन में जाना होगा, ये डेट को जाना होगा। तो फिर मैंने अपना ड्राइव बनाया हुआ है, वहाँ पे जाता हूँ और उसको पढ़ लेता हूँ। तो इस तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। फिर मैंने फॉर्म्स जो होते हैं जीएसटी में, 3B R1 और जीएसटी ट्रान 1 हो गया, ITC 04, IT 01, इन सब के रिलेटेड जो अपडेट्स हैं विच इज फॉर्म स्पेसिफिक, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूजफुल होते हैं, उसको मैंने एक सेपरेट शीट में। और लेट से कि अभी डिपार्टमेंट ऑडिट जैसे मेरे हुए रिसेंटली, तो वहां पे 1 लेवी करेंगे। अब ठीक है, बट मुझे पता था कि किसका है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस दिए थे, तो यहाँ पे फट से जाके अपना GSTR 1 में चले गए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। आदित्य, हेलो। नेटवर्क का इशू है लग रहा है आपके एंड से। आप ठीक, नहीं नहीं अभी भी। ओके, जस्ट सर अभी ठीक है। हाँ आप ठीक। सॉरी फॉर दी डिस्टरबेंस सर। तो ये वाले मैंने फॉर्म्स जो लिए हुए हैं, इसके अंदर हमें उस फॉर्म स्पेसिफिक अपडेट को देखने के लिए ये इजी रहता है। तो इसको मैंने ये वाला शीट से, जो कि सेक्शन रूल रिलेटेड रिलेटेड अपडेट्स हैं विच आर नॉट डेडलाइन स्पेसिफिक, उसको मैंने सेपरेट रखा हुआ है, बिकॉज ये एक टाइम के बाद इनका यूजफुलनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म्स के रिलेटेड अपडेट मैंने मेंटेन किए हुए हैं। जैसे लेट से कि GSTR 1 को उन्होंने डेडलाइंस को आगे बढ़ाया था, तो वो चीज़ हो गया। फिर 3B में इंटरेस्ट के रिलैक्सेशंस थे, तो वो चीज़ भी इसके अंदर कवर किया हुआ है। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई इस शीट को यूज़ करना चाहें, तो हम लेट से RCM में अगर हम देखते हैं कि भाई RCM में क्या अपडेट्स आए हैं सिंस वेरी स्टार्टिंग, तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अब RCM में भी हमें कोई स्पेसिफिक सेक्शन में अगर जाना है, जैसे सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बहुत टाइम तक एक्सटेंड होता रहा, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने उसमें एक तरीके से सनसेट क्लॉज टाइप लगा दिया था। तो इस तरीके से ये कब कब डेट्स आगे बढ़ी उसकी, पहले September 18 किया, September 19 किया। अभी होता क्या है सर, एक चैलेंज ये भी रहता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में। आई एम यूजिंग इट द टर्म डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा इसका यूजफुलनेस मुझे लगा। तो वो लोग बोलते हैं 9/4 का RCM, अब सबको पता है कि वो एक्सटेंड होता चला गया, और फिर बाद में उन्होंने उसको हटा दिया। 12 अक्टूबर 17 तक था वो, बट वो कौन से नोटिफिकेशन से हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए हमें रियल टाइम कहीं पे मिलता नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो इसलिए फिर मैंने इस टाइप से शीट मेंटेन किया कि भाई हम उसको तुरंत बता सकें कि सर देखिए ये डेट से एक्सटेंड हुआ था, और फिर फाइनली जाके वो फिर इस तरीके से उन्होंने बंद कर दिया। तो ये चीज़ है। फिर हमें इसमें कोई भी आप चाहें, जो भी आप सेक्शन या रूल बोलेंगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स मिल सकते। तो ये चीज़ है सर। और इसके अलावा भी मैंने कुछ एक्सेल फाइल मेंटेन किए हैं। लाइक मेरा जो स्टेट है विच इज़ मध्य प्रदेश, तो बहुत सी बार हमें ईवे बिल रिलेटेड जैसे अपडेट्स के लिए स्टेट के नोटिफिकेशंस को रेफर करना होता है। तो मैंने उसी को भी सिमिलर पैटर्न पे मेंटेन किया हुआ है। हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स होते हैं उसके लिए, और ईवे बिल के लिए जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, तो MP स्टेट में ईवे बिल में कब कब क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने कुछ लिटिगेशन रिलेटेड भी मेरा एक कंपाइलेशन बनाया हुआ है विच इज़ क्वाइट, जैसे बोलते हैं कि मेरे लिए जो मेरे को यूज़फुल लिटिगेशन लगते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे काफ़ी लिटिगेशन चल रहा है, तो वो मैंने लिटिगेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि डिस्काउंट को लेके क्या लिटिगेशन रहता है, ईवे बिल को लेके, ये सब। और एक मैंने जजमेंट को लेके भी मेंटेन किया है सर। ये भी मेरे लिए यूज़फुल रहता है जब मैं अपने नोटिस के ड्राफ्ट रिप्लाई बनाता हूँ। तो अब कोई IT से रिलेटेड कोई नोटिस आया, तो उसमें जैसे अभी एक वो चल रहा है कि हमारा
क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर देते हैं। तो उसको लेके भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ सर, उसको भी ऐसे कंपाइल करता रहता हूँ, तो रेलेवेंट रूल सेक्शन को लिखते हुए। मतलब मेरा मेन इंटरेस्ट रहता है ये वाले कॉलम में, कि जहाँ पे मुझे सेक्शन और रूल स्पेसिफिक अपडेट्स मिल जाए। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड। और आई थिंक जो मेरा कंपाइलेशन है वो मैं सारा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी कुछ सर स्पेसिफिकली अगर कुछ हमें और इस सब्जेक्ट पे बात करना हो या इसकी यूजफुलनेस को समझना हो तो आप बताएं सर। हाँ आदित्य, वो लिटिगेशन वाला एक बार लेके आ, तो जहाँ एग्रीकल्चर वाला था शीट, वो देखना था। हाँ, ये बताओ, ये क्या, कैसे इसको किया है, इसको थोड़ा सर समझाओ। एक्चुअली इसका भी वही है, इसका आइडिया ये था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है एज पर हम्म। जीएसटी लॉ। ओके। यूजुअली एक्चुअली मेरा टाउन जो है डेट इज मोर बेस्ड ऑन एपीएमसी मार्केट। हमारा इकोनॉमी उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हम्म। देर आर गुड क्लाइंट बेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डीलर। अभी जो क्लाइंट्स होते हैं दे आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दे बाय इट फ्रॉम एपीएमसी एंड सेल pan India or export also. So there are multiple exemptions in GST law regarding agricultural produce. You might be aware about it. हम्म। जैसे कि warehousing of agricultural produce, transportation of agricultural produce. So everybody was enjoying this exemption हम्म। and they were not paying GST, especially the RCM on transportation of agricultural produce. But ओके। in the meanwhile, जब लॉ ने हमें जिसे बोलते हैं कि हमेशा सरप्राइजिंग ही रहता है, हम्म। तो उस चीज को पढ़ा नोटिफिकेशन को, तो समवेयर पीपल वर ट्राइंग टू कंक्लूड दैट वंस द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस comes in the hands of traders, it हम्म। no longer remains the agricultural produce in four corners of GST law. हिंदी में बोले तो कृषि उपज नहीं रहता है। हम्म। अगर इफ इट इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, देन यू मूव आउट ऑफ ऑल दी एग्जेम्पशंस एंड फिर आपको टैक्स लगने लगेगा। तो मैंने सर उसका एक छोटा, हेलो हाँ। सर, मैंने इसका स्टडी किया एंड आई ट्राई टू कंपाइल ऑल द अपडेट्स इन हम्म। रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भी। उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या क्या है, उसके सर्विसेज का, उसका रेट कहाँ कहाँ क्या क्या डिफाइंड है, क्या क्या नोटिफिकेशन से उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, हम्म। और उससे रिलेटेड एडवांस रूलिंग्स को भी मैंने सर इसके अंदर लिया है। और अच्छा। इसलिए मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था विच आई डिडंट शेयर विद यू। ये सर मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे मैंने आर्टिकल ड्राफ्ट किया था कि वाई व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और उसके जो इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं हम्म। उसको एकदम जिसे बोलते हैं ब्लाइंडली नहीं देख लेना चाहिए कि अगर ओनर चेंज हो गया मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं रहा। ओके। तो इस बेसिस पे सर मैंने ये वाला जो लिटिगेशन आपने क्वेश्चन किया कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने ये वाला एक्सेल फाइल मेंटेन किया और मैंने इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश करी कि हमें ये पांचों पैरामीटर्स देखने होंगे। ऐसा नहीं है कि ओनरशिप के बेसिस पे हम बोल दें, उसकी नेचर ऑफ प्रोसेसिंग भी देखी जानी चाहिए, उसका एक्सटेंट ऑफ प्रोसेसिंग, हम्म। लोकेशन क्या है उसकी प्रोसेसिंग का, और उसकी मार्केटेबिलिटी। ठीक तो है। वो चीज, No, जी सर। identity does not get changed. Identity will remain still last stage. Agriculture produce will remain agriculture produce, though there is a change of hands. राइट। ओके। और बाकी और दिखलाओ, वही वाले शीट में आओ। जी ठीक सर, है। इसमें एक जैसे डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर वाले सब्जेक्ट पे भी किया था सर। एक्चुअली ये कोविड में काफी नहीं, इसमें आएंगे, अनफॉर्चुनेटली। एक बार क्रेडिट नोट में आओ, क्रेडिट नोट। सर इसका मैंने अभी अच्छा, किया नहीं कंपाइल है। नहीं किया हुआ है। जी जी सर। इसमें एक सेक्शन और आएगा, 15, सेक्शन 15 वाला। राइट सर, वो डिस्काउंट वाले केसेस जो हाँ। रिसेंटली काफी उसको लेके अपडेट्स भी आए हैं। ठीक है। अब डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जी सर। तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर सर, अभी कोविड में काफी उसका जरूरत लगा था। तो सबसे पहला वहाँ पे कंफ्यूजन यही था कि भाई जो द पर्सन हु इज डिसीज, उसकी प्रोफाइल में जाके हाउ कैन ही फाइल ऑल दी फॉर्म्स। मतलब उसके लिए हमें लीगल हायर को पहले ऐड करना होगा, बट वो लीगल हायर ऐड करने के लिए भी कैसे डिसीज पर्सन कैन फाइल दी फॉर्म। फिर उसके लिए मैंने सर्कुलर्स और वो रेलेवेंट जो भी उसके सेक्शंस हैं, हम्म। उसके रूल्स हैं, उनको पढ़ के, एक लिटिगेशन का ही सब्जेक्ट था सर ये भी, तो इसको मैंने फिर कंपाइल किया। ओके। तो रेलेवेंट, जी जी सर। तो क्या आइडिया है डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर में, कैसे होगा ये, मतलब लीगल है या? इसका टेक्निकल और लीगल दो एस्पेक्ट्स हैं। टेक्निकली द पर्सन शैल फर्स्ट अप्रोच द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, जहाँ पे जाके he'll give access to the legal hire. One need to make a formal application to the jurisdictional officer
on basis of the documents of succession कि I am the legal heir, then he will be added as a signing person in the GS10 of the deceased person. Then he will file all the relevant forms and applications of cancellation of registrations. बिकॉज सर जब भी हम फाइल करते हैं फॉर्म तो वहाँ पे लास्ट में आता है सिग्नेटरी, ड्रॉप डाउन में हमें सिलेक्ट करना होता है. तो इफ द पर्सन इज डिसीज्ड, हाउ कैन वी सिलेक्ट दैट पर्सन बीइंग द पर्सन साइनिंग द फॉर्म? करेक्ट. तो वो चीज़ का सर सबसे बड़ा एक आई ओपनर टाइप था मेरे लिए, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर रहे थे पहले. और फिर उसके लिए जो भी हमें ट्रांसफ़र के लिए पहले एक नया जीएसटी नंबर लेना होता है, फिर हमें ITC 02 से वो ITC ट्रांसफ़र भी करनी होती हैं, और मोर देन पर्टिकुलर अमाउंट 2 लाख या कुछ है तो फिर हमें उसके लिए भी कुछ सर्टिफिकेट्स देने होते हैं. तो ये पूरा सर उसका प्रोसेस मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी कंपाइल कर रख लिया जाए, क्योंकि बहुत सी बार हमें आंसर वर्बली और हमारी इंटरप्रिटेशन के टर्म्स में नहीं देना होता है, हमें सेक्शन और रूल के रिस्पेक्ट में आंसर करना होता है. तो वो चीज़ भी सर मैंने कंपाइल किया हुआ है. कुछ डिस्काउंट के रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए थे, इसमें एक सर्कुलर आया था जो कि बाद में उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था. तो ये चीज़ें भी सर मैंने एक्ट के कौन से सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सर किया हुआ है मैंने थोड़ा सा. Excellent. बहुत अच्छा. तब हम लोग कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं ना कि कैसे एक्सेल शीट यूज होगा, कैसे क्या होगा. तो यार सर मैं सबसे मेंबर से पूछना चाहूंगा कि ये कैसे, मतलब किसी का कोई सवाल है, कैसे कोई शीट में आप इंटरेस्टेड है जिसमें ये कैसे वो यूज हो रहा है, ये अगर कोई पूछना चाहे तो प्लीज सर ईवे बिल वाला एक्सप्लेन कीजिए ना, कैसे कैलकुलेट होता है पेनल्टी वगैरह. देखें. ये लिटिगेशन वाली शीट के लिए बोल रहे हैं सर, या फिर आप ये वाला, ये पेनल्टी वाला जो है ई वे बिल, हाँ यही वाला. पेनल्टी वाले में कुछ चेंजेस भी हुए हैं विद टाइम. पहले वो टैक्स और पेनल्टी ऐसे लेते थे, हाँ. बट अभी उन्होंने कंप्लीट जितने रुपए का टैक्स होता है उसका इंटू 2, मतलब वो पेनल्टी चार्ज करते हैं 200% बोलते हैं उसे. हाँ. तो अभी उसमें भी 2 कंडीशंस हैं कि आइटम टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, और फिर उसके अंदर भी 2 कंडीशंस हैं कि इफ ओनर और द ट्रांसपोर्टर कम्स फॉरवर्ड, वो अपना क्लेम लेते हैं कि हाँ हमसे मिस्टेक हुआ है एंड वी आर रेडी टू पे, और फिर सेकंड केस वो हो गया जिसमें दे डोंट कम फॉरवर्ड. तो ऐसे करके ये 4-5 केसेस इसके अंदर बनते हैं. आपने और इसके अंदर फिर वही है कि अगर टैक्सेबल गुड्स है एंड द ओनर और द ट्रांसपोर्टर कम्स फॉरवर्ड, तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 1A क्लॉज ए हिट होता है. वहाँ पे वो बोलते हैं कि जितने रुपए का टैक्स है उसका इंटू 2, मतलब उतना पेनल्टी आप पे कर दीजिए, और फिर उसके इनपुट्स वगैरह और उसके लिए कोई बात नहीं होती है. 17 सबसेक्शन 5 में भी उससे रेलेवेंट उन्होंने चेंजेस किए हैं. फिर एग्जम्प्टेड गुड्स है तो फिर उसके लिए आई कैन नॉट रिकॉल एक्चुअली, क्योंकि एग्जम्प्ट वाला केस हुआ नहीं है, बट उसमें मैं आदित्य मैं क्या करता हूँ, मैं ये जी. चाह रहा हूँ आप लोग ये पूछिए कि कैसे इस शीट्स को यूज किया जाए. जैसे आपका कोई केस है जहां पर आप फंसे हुए हैं, तो ये शीट्स कैसे आपको यूज करना है उसके बारे में. मैं जैसे एग्जांपल के रूप में वो वाला शीट निकालो, इंटरेस्ट वाला, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आए. यस जी सर. अब इसमें 50 सबसेक्शन 1 में 18% पर एनम लिखा हुआ है, 50 सबसेक्शन 3 में 24% पर एनम लिखा हुआ है. करेक्ट. यानी कि आउट शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स पे 18% है, और रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पे 24% पर एनम है. करेक्ट है ना? राइट सर. अब ये 24% हमें लगता है कि इट हैज बीन चेंज टू 18% विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ओके. तो ये इस शीट में कहीं से आइडिया लग सकता है कि दिस रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हैज बीन चेंज टू 18% पर एनम. ओके. तो जैसा सर आपने बोला, तो सबसे पहले सर इस शीट को यूज करने के लिए हमें थोड़ा तो आइडिया चाहिए कि हम कौन से रिस्पेक्ट में सर्च करना चाह रहे हैं, मतलब हमें कुछ तो इनपुट देना होगा. ठीक तो है. जैसा आपने बताया कि हमें इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिया हाँ. सो दैट वो फिल्टर आउट हो जाए अपडेट्स. हाँ. फिर आपने जैसा बताया कि ये 50 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड है, करेक्ट. राइट. और 50 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड तो मैंने वो वाले ही ये यहाँ पे जाके सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 सिलेक्ट कर लिया. इसके बाद इसके अंदर रेलेवेंट 50 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड अपडेट्स आ गए. अब ये प्रेस रिलीज से कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं. फिर अब आता है नोटिफिकेशन और सर्कुलर. तो ये वाला नोटिफिकेशन आई फील इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि अपना 1 जुलाई 17 से इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है. और ये नोटिफिकेशन नंबर 9
ऑब्लिक 2022 करके है, हाँ, जिसके लेकिन अंदर ये रेट नहीं बता रहा ना, ये क्लेम एंड यूटिलाइज वाला है, इसको छोड़ देते हैं। मुझे वो चाहिए 24%, 24% से 18% हो गया। मतलब सर इसके ये वाली शीट में हमें उस सेक्शन या रूल में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो नहीं मिल पाएगा, मतलब उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, डेट समवेयर वी कैन फाइंड इट आउट। तो अच्छा, एक डू चीज यू और आदित्य मैं बताना चाह रहा हूँ, इस शीट में फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट आए थे वो कहाँ है, इसमें है इस शीट में? सर एक्चुअली फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद वो नोटिफिकेशन से नोटिफाई होते हैं। इफ अगर बाई चांस नहीं हुआ है तो? if the amendments are notified are not notified yet, then the फाइनेंस एक्ट का कोई सर्च करो, फाइनेंस एक्ट का कुछ है इसमें कि नहीं हाँ है? बिल्कुल, बिल्कुल सर होगा। एक्चुअली फाइनेंस एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो जिस नोटिफिकेशन से नोटिफाई हुए हैं, जब वो नोटिफाई होते हैं देन दे बिकम पार्ट ऑफ माय शीट। ओके, तो ये फाइनेंस एक्ट 2022 है हाँ तो उसका प्रोविज जो सेक्शन है 100 और ये क्लॉज। आईटी, तो फाइनेंस एक्ट में ही 24% से 18% हुआ था। यहाँ पर और एक बार देखो तो कहाँ पर इंटरेस्ट और फाइनेंस एक्ट कहीं मैच कर रहा है? सर एक ये इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2019 के रिस्पेक्ट में लिखा है। क्या? और एक ये नोटिफिकेशन 16/2021 है जिसमें फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 112 से रिलेटेड अपडेट है, कहाँ जो कर्सर कि लेके आओ, कहाँ पढ़ रहे हो? सर यहाँ पे। हम्म, और ये तो सर वो जो हमारा नेट बेसिस पे हुआ था। ये तो 50 ये- सबसेक्शन 1 आ गया ना। चलो कोई हाँ बात नहीं, बाकी सवाल लेते हैं। जी सर। हाँ, मैं मेंबर्स को पूछूं, इनकरेज करूंगा कि प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन। कहीं आप फंसे हुए हैं और आपको उसका कुछ, जैसे मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% से 18% हो गया, लेकिन उसका कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा, उसका सोर्स ही नजर नहीं आ रहा, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ 1 जुलाई 2017 से। अनिमेश, यस सर। मिला ये जो हम लोग बात कर रहे थे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से? हाँ तो वो सब मिला था ना, वो आपने फिर हमको लिंक भेजा था उसका, तो हम लोग उसको फाइनल कंक्लूड कर दिए थे उसको, उस पॉइंट को। 18% हो गया, मैंने वो कैसे उसको बताया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। फाइनेंस एक्ट में ही ढूंढे थे सर। फाइनेंस एक्ट में शेड्यूल में लिखा हुआ है सर ना। हाँ, वो शेड्यूल में लिखा हुआ है। शेड्यूल को सर फिर नोटिफिकेशन मेरे व्हाट्सएप में है, मैं आपको भेज रहा हूँ। क्या हम लोग डिस्कस किए थे सर उसमें, ठीक है, ठीक। मैं भेज रहा हूँ उसको। हम कंक्लूड कर दिया, ऑफिसर लोग भी सारे मान गए, हम जिसको दिखाए ना सब मान हाँ, गए। मान गया ना। खाली मनोज शर्मा नहीं मान रहे थे। अच्छा, मनोज शर्मा जी ही? सर ये वाला कह रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2022 से जो हुआ है, नहीं, हाँ, बिकॉज ये सबसेक्शन बार नीचे नीचे, सबसेक्शन 3 में तो सर यही है सर। नॉट एक्सीडिंग 24%, लेकिन ये 24% नॉट एक्सीडिंग है, लेकिन ये नोटिफाई कर दिया 18%। फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल में लिखा हुआ है, इन्होंने भी नहीं लिखा, देखो। नहीं, लेकिन ये तो एक्ट नहीं है ना, ये तो इंडिया टैक्स टुडे में वो है ना, टैक्स मैनेजमेंट ये इंडिया का। टैक्स मैनेजमेंट इंडिया की वेबसाइट पे सर मैं चेक कर रहा हूँ कि 50 सबसेक्शन 3 में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ये फाइनेंस एक्ट 2022 से इस पे कुछ अमेंडमेंट जरूर हुआ है। मैं मैं बाद में बता दूंगा, है ना। एक बार अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्लीज डू आस्क। वही वो हम लोग देख रहे थे कि वी में कैलकुलेट करके रखा है एक्सेल में उन्होंने, एग्जाम वाले का कैसा, इफ ओनर डजंट कम फॉरवर्ड, तो उसमें से कैसे हम लोग वो डेटा पेनल्टी मैं आदित्य एक बात के, मतलब देखो, बीइंग एन इंजीनियर हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। मेरा रूल 42 43 का एक्सेल शीट देखा है आपने? सॉरी सर अभी तक तो नहीं देखा है। अच्छा, मैं दिखलाता हूँ और उससे कुछ आइडिया लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है, इसलिए हम लोग करना बंद कर दिया, बट आई विल शो यू। सर आपका एनुअल रिटर्न में भी तो एक्सेल है, बढ़िया। हाँ, तो अब तो एनुअल रिटर्न का एक्सेल तो हमने बंद कर दिया ना, लेकिन वो रूल 42 43 का एक्सेल शीट कहाँ है? देखो, वो वाला शीट मिल नहीं रहा है, लेकिन हमने रूल 42 43 में क्या किया था, सारे फिगर्स ले लिए थे और हम लोग कहते थे इसको फिल करो, अपने आप रूल 42 43 का रिवर्सल कैलकुलेट हो जाता है वो। तो हमने रियल एस्टेट का भी ऐसा ही कुछ एक्सेल शीट बनाने, मतलब हम लोग ये चाह रहे थे, जैसे आरआरपी का पैरा 1 है, इसमें आप सिंपल फिगर पुट कीजिए और क्या क्या रिवर्सल होगा, कारपेट एरिया रेशियो, ये सब फॉर्मूला के बेसिस पे ये सारा कैलकुलेट हो रहा है। रूल 42 रियल एस्टेट का हमने फिर इसको बना रहे थे हम लोग, पूरा नहीं बना है, लेकिन इस तरह से टीडीआर एग्जाम्पशन कैलकुलेट किया हमने। वो काफी कॉम्प्लेक्स सा उसका कैलकुलेशन है सर, तो हाँ, अच्छा है कि अगर एक्सेल में तो रहता रूल है। 42 43 का हमने एक्सेल शीट बनाया हुआ है, और
इसी तरह से बनाया हुआ, मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो वो किसी के पास है क्या रूल 42 43 का एक्सेल शीट? राजेश जी जी है सर। एक बार भेजेंगे मेरे को व्हाट्सएप में या मेल पे? ठीक करता हूँ। कहाँ रख दिया समझ में। हमने रजिस्ट्रेशन का भी आदित्य बनाया था, आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए, वो बता देगा कितना लिमिट है, कंपोजिशन का कितना लिमिट है, सब कुछ कितना लिमिट है। ओके। तो बट स्टेट्स में सर यूजुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, चूंकि आई रिसाइड इन अ बॉर्डर टाउन, हाँ तो जैसे कि ई वे बिल रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रहता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में व्हाट इज द थ्रेशोल्ड, हाँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो सर यूजुअली लिमिट्स जो स्पेशल स्टेट से उनको छोड़ के सेम ही रहता है। ठीक बात। बट ई वे बिल आई हैव एक्सपीरियंस कि उसमें फ्रिक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं और उसके लिए थोड़ा सा अपडेट लगता है सर। ठीक बात। सर इसमें प्रॉपर ऑफिसर का है क्या स्टेट वाइज डेफिनेशन? प्रॉपर स्टेट वाइज प्रॉपर ऑफिसर मीनिंग मॉनेटरी लिमिट फॉर सेंडिंग नोटिस। आदित्य जी सर। प्रॉपर ऑफिसर्स का डिटेल है स्टेट वाइज? नहीं, मेरे पास सर एमपी स्टेट का तो मिलेगा, बिकॉज आई थिंक आप स्टेट, एमपी स्टेट का। अच्छा रुक जाओ हाँ आप करो। सर मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया। ठीक। में सर हमारी स्टेट में जो जैसे रिफंड रिलेटेड उन्होंने सैंक्शन करने की लिमिट्स के लिए ऑर्डर इशू किया था मई 18 में, तो वो वाला लिमिट्स हैं कि 5 लाख, 15 लाख, 30 लाख, और बाकी जो उनकी यूजुअल ऑफिस, सर स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर करो। हाँ आप ठीक। तो ये चीज़ है सर कि अगर मेरा ये स्टेट एक्सेल ओपन करेंगे, हाँ उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हम सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट में, हाँ तो जितने भी ऑफिस से रिलेटेड अपडेट जो आते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे हमें सारी मिलेगी कि अपॉइंटमेंट जो होते हैं। नीचे आओ, नीचे नीचे आओ। नहीं ये पूरा नहीं है। जनवरी 20 तक का सर मैंने इसमें अपडेट किया हुआ है। हाँ, इसमें शुरुआत का भी नहीं है, क्योंकि 73 का ऑर्डर पास करने का पावर किसके पास है, 74 का ऑर्डर पास करने का पावर किसके पास है, ये बड़ा मुश्किल है निकालना हर एक स्टेट का। जी सर। अब जैसे ये वाला रिफंड वाला है, इसमें डज नॉट एक्सीड 5 लाख, स्टेट टैक्स ऑफिसर 15, ऐसे ही 73 74 की लिमिट दी हुई है सेंटर में। राइट सर। तो वो चीज मिसिंग है इसमें अभी। हाँ सर, वो वाला मैंने एक्चुअली सेंट्रल वाला तो अलग से एक एक्सेल मेंटेन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये नोटिफिकेशन जो आया था, इसमें एक तो सारे जुरिस्डिक्शनल ये ऑफिसर्स। समझ फंक्शंस ऑफ ऑफिसर में, फंक्शंस ऑफ हाँ ऑफिसर। सर, इसके अंदर मैंने सर नीचे इसका मॉनेटरी लिमिट वाला भी मेंटेन किया हुआ है, बट ये सेंट्रल जीएस से रिलेटेड है सर। आई थिंक आप नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा हर एक स्टेट का चाहिए, स्पेशली फॉर 74। ओके ओके ओके, सो दिस आई एम नॉट अवेयर सर कि उसके लिए क्या एमपी के लिए क्या नोटिफिकेशंस हैं। वो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। ये तो खैर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये तो कोई आसान है, मिल जाता हम लोग को। जी जी सर। लेकिन ये जो फंक्शंस ऑफ ऑफिसर है, उसके लिए हम लोग को ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि स्टेट टैक्स ऑफिसर 2 करोड़ का ऑर्डर पास कर रहा है। दैट इज रॉन्ग। राइट राइट। ओके। और कोई एक ये सवाल? सर, अच्छा आदित्य, फॉर्म्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, क्या वो अमेंडेड फॉर्म्स में चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं? कंटेंट सर ऑफ नहीं सर, कंटेंट का सर एक्चुअली कैसा है कि जो सीबीआईसी की वेबसाइट पे लेटेस्ट फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं उसको मैं सेव करके रख लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सीबीएसई वालों ने तो कभी, अब सीबीएसई की वेबसाइट में देखो, जीएसटीआर 3 भी नया होगा ही नहीं इसमें। राइट सर। ओके ठीक है ठीक है। और जितने भी नए फॉर्म्स आए हैं वो भी सीबीआईसी की वेबसाइट पे मिलते ही नहीं। राइट सर, वो काफ़ी लेट अपडेट करते हैं वहाँ पे। हाँ। और कोई सर सवाल? फॉर्म फॉर्म का सर यूजुअली मुझे मतलब इन प्रैक्टिस यूज़ कम हुआ कि मुझे अपडेटेड फॉर्म का कॉपी मिल जाए, मतलब वो कहाँ पे यूज़ होता है, बिकॉज हम पोर्टल के थ्रू रिटर्न्स फाइल करते हैं, फॉर्म्स फाइल करते हैं, तो वहाँ पे अपडेटेड ही होता है। ओके। नहीं नहीं, फॉर्म्स का बहुत यूज होता है, ओके। बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द टेक्निकल फॉल्ट इन द नोटिसेस, तो वी यूज द। ओके ठीक है। कोई सवाल और? अच्छा मैं 42 43 का शीट दिखाता हूँ, कुछ ऐसा कर सकते हो तो बताना मेरे को। ये शीट जी नजर आ रही है? सर, आई थिंक अभी आपका स्क्रीन। शेयर नहीं है, ओके रुक जाओ। अच्छा अपना शेयरिंग हटाओ तो एक बार, अब आ रही है नजर? जी सर। तो ये शीट हमने बनाई थी, इसमें हम लोग टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई, आरसीएम इफ इट इज आउटसोर्स सप्लाई, दिस ये अप्रैल से लेकर ये पूरा ऐड कर दो यहाँ पर, वेदर कॉमन यस नो, और ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये पूरे हर साल का ये कैलकुलेट कर लेगा, सिर्फ आपको फिगर डालनी है। फिर रूल 43 का भी वैसे ही है, फिर 3B बना देगा ये रूल 42 43 के बेसिस पे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर देगा, लेट फीस, ये सब हमने किया नहीं है। अरे वाह राजेश जी, तो खतरनाक शीट आपने सेव की हुई है।
जी सर, एक पार्टी का तैयार किया था। ये इसमें इतना कुछ है, मुझे पता ही नहीं था। ये तो रियल एस्टेट का 94 कैलकुलेट कर रहा है। 129 सिर्फ यहाँ पर डालिए, आपको एंटर द डेट और ये बता देगा कितना टैक्स पे। पुराने शीट्स हैं, रिफंड का हम लोग कोशिश कर रहे थे, इसमें रजिस्ट्रेशन वाला नहीं है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन वाला भी दिखा। अलग था सर। तो आदित्य, आई विल एनकरेज यू टू मेक दिस, इस तरह का शीट अगर कुछ बना सको, क्योंकि ये कोई नहीं दे रहा है। रूल 42 43 का जो शीट्स हमने बनाया है, इसके बाद तो हमने कुछ किया ही नहीं इसमें। Got it. कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, ना कोई सॉफ्टवेयर कर उसका रहा है। सर कैलकुलेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो नो डाउट कि वो मैथमेटिकल कोई शीट अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो ये शीट कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके। और मेरा पुराना लैपटॉप में बहुत सारी शीट्स थी, लेकिन फिर मैंने सोचा था सबका बनाऊंगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया बनाना। और कोई सवाल? ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला जो आप दिखा रहे थे सर, हाँ उसमें आपने ऊपर लिखा है शैक कोड। आदित्य, अब एचएसएन ही रह गया, शैक कोड कहीं रह नहीं गया। ये था पुराने रिजीम में। सर्विस सर वो अकाउंटिंग कोड था, सर एसएससी। अब शैक नहीं एग्रीकल्चरल रह गया। सर्विस अकाउंटिंग कोड है। नहीं नहीं, अब सर्विस अकाउंटिंग कोड अलग से नहीं रह गया। उसका जो चैप्टर 99 था एचएसएन का, उसमें उसको मर्ज कर दिया गया। वो सर उसमें जो मैंने कोड लिखे हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं रिलेटेड नहीं, वो तो ठीक है। जो आपने ऊपर सैक कोड लिखा है, ओके, एसएससी कोड, अब वो रह नहीं गया। अब वो सब एचएसएन ही रह गया। अंडरस्टूड कैसे सर। कैसे राजेश जी? सर, ये जो कस्टम से जो टैरिफ जो उन्होंने लिया था, उसको बहुत कुछ उन्होंने सुधार करके एचएसएन कोड लिया। नहीं नहीं तो राजेश, उसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, नेचर, ये सर्विसेज का एसएससी कोड है ये तो। सर उसी सर्विस कोड का जो नेचर का था, अब एसएससी कोड नहीं रह गया। अगर आप उसके नए बुक्स को जब उठाएंगे, तो उसमें एक चैप्टर 99 एचएसएन में ही उन्होंने जोड़ दिया। ओहो, अच्छा, आप इसको एचएसएन बोलना चाहे बोल दीजिए। हाँ, अब एक ही कोड केवल खाली रह गया। मेरे ख्याल से 96 है या 97 या 98, कोई एक चैप्टर बस खाली है इन फ्यूचर के लिए। चलिए ठीक। अच्छा, तो कंक्लूड करें आदित्य का प्रेजेंटेशन? जी जी जी। कोई सवाल? ये हम लोग को यूज करने का मिले सीट सर, हाँ हाँ, मिल सकते हैं। आदित्य, कैन वी यूज दिस सीट्स? श्योर सर, व्हाई नॉट। ओके, ठीक है, हम लोग फिर शेयर कर देंगे। एंड सर एक चीज और है, जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन कि ये शीट जिसे बोलते हैं इट्स नॉट फुल एंड फाइनल। मतलब कैसा रहता है कि मैंने इसको अपडेट तो किया है, बट इन द मीनवाइल कोई मुझे पास्ट चीज नई निकल के आती है, या मेरे उस अपडेट में कोई मैंने चीज अभी कंप्लीटली नहीं लिखा है, तो मैं उसको भी टाइमली अपडेट करता रहता हूँ। अच्छा तो आदित्य, मैं ऐसा यूजुअली कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा करता हूँ कि मैं अपना लिंक शेयर करता हूँ। यूजुअली मैं इस तरीके से करता हूँ कि सो डैट कि वो अपडेट हो तो कोई व्यक्ति उसको अगर ओपन करे। जी आदित्य, कुछ ऐसा क्राउड कंट्रीब्यूशन टाइप का कुछ हो सकता है क्या? सर, इन द सेंस जैसे शीट शेयर कर दी, मुझे लगा कि इस पॉइंट पे ये भी एक लाइन मुझे यहाँ लिखनी है, राइट। तो इज इट पॉसिबल विदाउट डिलीटिंग एनीथिंग आई कैन ऐड समथिंग? और सर आई थिंक वो तो मैं अगर उसमें एडिटिंग राइट्स दे देता हूँ तो आई फील के आप अगर उसको एडिटिंग अपडेट। राइट दे दोगे तो डिलीट भी हो जाएगा। ओके, सिर्फ एडिशन राइट दो, विकिपीडिया जैसे करता है। मतलब बिकॉज आदित्य, यू आर एन इंजीनियर, देन Right, sir. टैक्स कंसल्टेंट, you have to find a way out so that by crowd contribution, like Wikipedia, if I make राइट it सर। Wikipedia इट्स जस्ट अ फोरम। विकिपीडिया तो एक forum, फोरम है, वहां पे लोग forum, अपडेट्स दे। राइट राइट। तो उसमें कोई भी आके कुछ भी अपडेट कर सकता है। ऐसा कुछ मान लीजिए मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं कुछ अपडेट कर दूं, तो ऐसा कुछ, मतलब यू क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे एक्सेल शीट्स, यू कैन क्रिएट एक्सेल शीट। हाउ डू यू यूज एआई? एआई कैसे यूज करते हैं? मान लो हम इतना सारा डॉक्यूमेंट, हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फिर उससे आंसर निकाल लिए। राइट। तो इस केस में वी कैन कोलैब, वी कैन डू समथिंग, वी कैन क्रिएट समथिंग न्यू विच दिस जीएसटी हैज नॉट सीन। समझ रहे हो? अंडरस्टूड। ऐसा है। ऐसा कोई मॉड्यूल पे वर्क करना चाहिए। आई एग्री सर। इट नीड्स टाइम ऑब्वियसली, बट उसके लिए भी सोचा जा सकता हाँ, थिंक इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। श्योर सर। ठीक है, चलिए आदित्य, यू आर वेरी नाइस, योर प्रेजेंटेशन वाज एक्सीलेंट एंड यू हैव सर्टेनली डन ए वेरी गुड जॉब। और इसमें जो मेहनत है वो नजर आ रही है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जब किताब लिखते हैं तो हम लोग को पता है कितनी कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे रातों की नींद आपने खराब जरूर की है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना हेवी चीज
इतना बल्कि चीज एक जगह इकट्ठा एक्सेल में इतने अच्छे से समराइज करना पॉसिबल ही नहीं है। हैट्स ऑफ टू यू आदित्य, इट वाज। थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन सर। सर एआई के साथ उसको कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने? नहीं, एआई अभी यूज ही नहीं किया ना, अच्छा, एआई। सर मैं भी आदित्य जी को बधाई देना चाहता हूँ सर, हमारे एमपी से ही हैं, बताया इन्होंने नीमच से, मैं ग्वालियर से हूँ आदित्य जी, शैलेंद्र यादव। मैं समझ सकता हूँ एक प्रोफेशनल के नाते ये सीट तैयार करने में कितना समय लगा होगा। पॉसिबल प्रोफेशनल मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ अगर ये तैयार होता है ना तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। बाकी और एप्रिसिएबल जॉब्स। थैंक यू सर। पर्सन बेस्ट एफर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Sir, it is a Herculean job, sir. Hats off to you. थैंक यू सर। बहुत मेहनत वाला काम है सर इन्होंने किया। धन्यवाद आदित्य जी, इतना बहुमूल्य चीज सामने प्रदर्शित किया आप। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर एक्सेल सीट से कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो तो रिमार्केबल है ही, बट मैं इनको बधाई दूंगा, इनके करेज को अप्रिशिएट करूंगा कि बीइंग एन इंजीनियर इन्होंने इस फील्ड में अपना कैरियर किया है। बड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन जो इन्होंने किया है, हेड्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। सर ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद सर ऐसा लगा कि सर हम लोगों को भी सर काम के साथ कुछ अलग करना चाहिए सर, इस टाइप का सर जो हम लोग करते नहीं है। पेशेंस बहुत है, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि बनाने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल फिर 5 साल 6 साल में आदमी छोड़ देता है। गुड जॉब सर। ऐसा होता है, लेफ्ट कर देता है। क्या बोलते हैं सर, बराबर है ना? बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, आज तक कर रहा है। कंसिस्टेंसी है आपकी। हाँ, इसलिए सर उसका नीड है, मतलब प्रैक्टिस जो हम करते हैं तो उसमें उसका यूजफुलनेस लगता है, तो वो समवेयर डेट्स द ओनली मोटिवेशन एक्चुअली। और फिर आपके जैसे सीनियर्स अगर उसको छोटा अप्रिसिएशन कुछ मिल जाए तो सर वो तो इट्स चेरी ऑन द केक। और समवेयर वो मुझे ये भी मोटिवेट करता है कि उसको जितना एक्यूरेट बना सकें, अपडेट्स उसमें सारे ले सकें। अभी इस सेशन में देयर इज़ अ लर्निंग फॉर मी कि कुछ अपडेट्स मिसिंग हैं, तो मैं उस पर भी काम करूँगा। ऐसे ही पास्ट में भी सर मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और आप तो काफ़ी सीनियर हैं तो इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एक्चुअली। एंड अगर किसी को ये हेल्प आता है आपके टीम में या आपके जो भी आपका प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों की मॉर्निंग जो बैच है जो भी, तो मेरे लिए उससे बढ़ के क्या हो सकता है सर। अगर कि आप लोगों के लिए कुछ भी इसमें अगर हेल्पफुल आपको लगता है तो इट्स मोर देन, जैसे बोलते हैं, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर। और किसी को कुछ कहना? Really hats off job. Once again a big round of applause sir for everybody on the screen. यस, गुड जॉब आदित्य। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लग रहा है सर आपकी सोच की तरह ये भी इनकी भी सोच है, तो इसीलिए बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया इन्होंने। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? सर संस्कृत में है श्रद्धावानम लभते ज्ञान, यही निकलता है, यही दिखता है। मतलब अगर कुछ चीज सीखने की मन में श्रद्धा इच्छा है ना, तो ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा, ठीक बात है। आदित्य ने जब पहली बार मुझे ये दिखलाया ना, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि हम लोग अब इसको छोड़ दें। सर मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको आदित्य? सर एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि आई एम इन प्रैक्टिस विथ माय फादर, तो वी हैव अ डिसेंट क्लाइंटेल। और जब हम प्रैक्टिस में होते हैं तो कंप्लायंस और लिटिगेशन और अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट तो करना ही होता है, अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेंसी। तो जब डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे शो कॉज का एडजुडिकेशन के लिए गए या डिपार्टमेंटल ऑडिट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें रियल टाइम आंसर्स करने होते हैं। मतलब हम जितना रियल टाइम आंसर करते हैं उतना वो इम्पैक्टफुल होता है। एवरीबडी कैन सर्च लेटर, हम उसके ओपिनियन बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट नोटिफिकेशन के नंबर्स, डेट्स, अपडेट्स, ये सब हमें तुरंत देना होता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्सेल फाइल मुझे वहाँ पे बहुत हेल्प करता था। तो डेट्स द प्राइम मोटिवेशन बिहाइंड मेंटेनेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेल। और सेकंड, फिर जो कलीग्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को भी हेल्पफुल लगा, तो वो मुझे सर थोड़ा सा हेल्प किया इस चीज़ को मेंटेन करने में। तो डेट्स द मोटिवेटिंग पार्ट अबाउट इट। और एनीवन एल्स? बक्सेडी बोल रहा हूँ सर। हाँ बक्सेडी। हाँ सर, बहुत बढ़िया है ये, सबके लिए हेल्पफुल है एकदम। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सर इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगा। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कोई एक दूसरी फील्ड का पर्सन टैक्सेशन में इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन ला सकता है। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और आज मतलब ये मुझे लगता है कि शायद मेरी सोच से कहीं ऊपर निकल गई। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट सर, थैंक्स टू योर फ्रेटर्निटी, बहुत वेलकमिंग मुझे अच्छे प्रोफेशनल्स मिले। दे आर ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूटर टू इट। अगर मुझे इतना अच्छे प्रोफेशनल कलीग्स और फ्रेंड्स नहीं मिलते तो ऐसा हो सकता था कि ये फील्ड में आई माइट नॉट हैव बीन एबल टू सर्वाइव।
तो they are also equally helpful and the contributor to this particular Excel file which I have been maintaining. But thanks to your fraternity and people like sir, जिनके कारण आई गेट अ मोटिवेशन कि नहीं यार इसको मेंटेन किया जाए और कहीं ना कहीं उसको और अच्छे से किया जाए। अगर कभी कोई डिस्कशन होता है, कोई चीज़ मिसिंग होती है, तो इट्स अ लर्निंग फॉर मी। So thanks to you, in fact, sir. You are also the contributor for the update. ऑलवेज। और किसी का कुछ? मैं सर आपको भी थैंक यू बोलूंगा सर। आप जो इतने मेहनत करके ढूंढ के लाते हैं इतने सारे, ये सब आ रहे ना। मैं आपको सही बताऊं, ये भगवान का आशीर्वाद ही है कि मेरे पास आ जाते हैं अच्छे लोग। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी आदित्य सिन्हा को मेरे को कॉल करने की? कोई जरूरत नहीं थी। हम भी जुड़े हैं सर आपसे। हाँ, ऑब्वियसली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शुरुआत के दिनों में राजेश जी, जिनेश जी जब जुड़े थे तो हम लोग शायद 3-4 ही लोग थे। आज इतनी बड़ी टीम बनी है क्योंकि हम लोग ने मेहनत की और भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, तभी इतनी बड़ी टीम बनी है, नहीं तो नहीं बनती। और हम लोग भी लगातार, और सबके लिए एक बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है और अच्छी बात भी है कि मॉर्निंग 7:30 हम लोग उठ के लगातार 2017 से हम लोग साथ में हैं, डेली बेसिस पे साथ पे हैं। तो ये पहले तो और सुबह होता था ना सर? पहले तो 6:30 होते। मॉर्निंग 6:30, ठंड हो या गर्मी हो, हम लोग को बैठना ही बैठना होता था। एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट। हम लोग कितना पढ़ा है, तो ये एक मामूली अचीवमेंट नहीं है। और That's actually very impressive, sir. हाँ, पूरे इंडिया में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हम लोग के अलावा कोई नहीं कर रहा। राइट। ये नेचर का रूल भी है सर। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो नेचर भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। करेक्ट। पहले तो कुछ ऑब्स्टेकल करेगा, बाद में वो भी सपोर्ट करना शुरू करेगा। इसलिए आपने नरिश किया, हम फ्लोरिश हुए। सारे सुबह के क्लास एक एडिक्शन हो गया सर हमारे लिए। हाँ, ऑब्वियसली सुबह को अगर मैं क्लास न लूं तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं आज। कुछ हुआ नहीं, कुछ अचीवमेंट ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है हमने। तो मॉर्निंग आज कुछ मिसिंग है, तो ये लगता है कि मिसिंग है। हाँ, कुछ मिसिंग है सर। आप ये सांप नेवला का जानते हैं ना? क्या? सांप और नेवला। सांप नेवला में जब लड़ाई होता है, ऐसे नहीं, सांप नहीं मारता नेवला को भी वो हॉट करता है। लेकिन वो जाता है, एक हॉर्ब है, वो सूंघ के आ जाता है, फिर एनर्जाइज हो जाता है, यानी कि चार्ज हो जाता है। चार्ज डिस्चार्ज होते होते वो ट्रांसफार्मर गुजर जाता है। ऐसा होता है सर। सुबह वो चार्ज हो जाता है, फिर दिन भर डिस्चार्ज, अगेन सुबह चार्ज, फिर दिन भर डिस्चार्ज। अब मुझे कितने लोगों ने कहा सर ये टाइमिंग मॉर्निंग का बहुत हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शाम को हम लोग बात ही नहीं कर पाते। हम लोग को समझ में नहीं आता क्या बोलना है, क्या सुनना है, सब एकदम खत्म सा हो जाता है। मॉर्निंग में माइंड एकदम फ्रेश रहता है। और ये सर सुबह का जो क्लास है एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है सर, एकदम दिन भर। वही तो मैं बोल रहा हूँ। आदित्य सर के लिए सर, प्राउड ऑफ यू। एक्सेल सीट के लिए बहुत ही बेस्ट सर, इसका सर कोई जवाब ही नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है सर, तो फिर बताइए आगे, अभी कुछ लेना है सेशन? अभी एक एनुअल रिटर्न का मुझे थोड़ा सा बोलना था। कल हमारे साथ एक जुड़ेंगे सीए जतन जी। उन्होंने एनुअल रिटर्न में इतनी मेहनत की हुई है, आपको मैं बता नहीं सकता। अच्छा। एक्सेल शीट अगर आप देख लेंगे एनुअल रिटर्न का, मैंने उनको कई बार बोला कि एनुअल रिटर्न का एक्सेल शीट शेयर कर देता है, बोला नहीं कोई शेयर नहीं। लेकिन कल हमने उनको आज से कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद अब वो एग्री हुए हैं कि कल आए। अब मैं एनुअल रिटर्न के बारे में कुछ बता देता हूं जो हमने डिस्कस किया था। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, shall I take your leave sir if you allow sir? क्यों, कहीं जाना है? बैठो सर, आपका जो भी ग्रुप है उसका डिस्कशन करना होगा। नहीं बैठो, देखो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस सर, इसलिए। व्हाई नॉट? यू आर पार्ट ऑफ दिस, डोंट वरी। जस्ट अभी एनुअल रिटर्न भरोगे या नहीं भरोगे? जी सर, उसका वर्किंग चालू है। अभी तक आई वाज ऑफ द व्यू के टेबल 8 अपडेट करेंगे ये लोग, बट वो डिस्कशन से यही कंक्लूजन निकला है कि वो फ्रीज अप हो गया है और अब वो अपडेट नहीं होने वाला है।
तो अब उसके लिए एसओपी मैं बना रहा हूँ कि 8C में रिपोर्ट करना है कि नहीं, 6B में पिछले साल का आईटीसी कम करके डालना है कि नहीं। ठीक। अब जस्ट सुनो क्या हम लोग बताना चाह रहे हैं, और कल का भी सेशन ज्वाइन कर लेना है ना। आदित्य बहुत समय से ज्वाइन करना चाह रहा है, लेकिन इसको सुबह में वर्कआउट ये सब एक्सरसाइज ये सब करता है, इसलिए कर नहीं पा रहा है। मैं शेयरिंग कर देता हूँ।